इंसानियत को आज अपने इंतहाई जो गेस्ट यहाँ पर तशरीफ लाए, आबद नईम साहब, चीफ कमिश्नर IRS इस्लामाबाद, हमारे साथ कमिश्नर RTO कुशवाला, उनकी टीम जो उनके साथ तशरीफ लाए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वेलकम करते हैं। इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ जो है तिलावत कुरान पाक से करते हैं। कुरान से आज का ये जो सेशन है, हमारी जो नई अमेंडमेंट्स रूल्स में आई हैं, डिजिटल वॉइसिंग के हवाले से, ई वॉइसिंग के हवाले से, PA सिस्टम के हवाले से बड़ी पेचीदगी हैं, क्योंकि ये नए रूल्स हैं जिसमें को परेशानी भी हो रही है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए आज जो है चीफ मिनिस्टर फिलहाल यहाँ पे तशरीफ लाए अपनी टीम के साथ, तो वो आपको पूरा गाइड करेंगे कि किस तरह आगे जो है आपने अपनी मैसेज करनी है, ई मैसेज करनी है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप जो है वो स्टार्ट करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का विजन हर शोबे में डिजिटलाइजेशन। इसी विजन के तहत FBR ला रहा है डिजिटल इनकलाब। अब पूरा होगा मजबूत और दस्तावेजी मईशत का ख्वाब। बढ़ेगा एतमाद, बढ़ेगा कारोबार। अब न होगी गैर मुसद्दिका रसीदें, न सप्लाई चेन में हेरफेर। होगा शफाफ कारोबार और गोशवारे जमा कराना अब निहायत आसान। इससे पहले था इनवॉइसेस का रिवायती तरीकाकार, था शफाफियत का महदूद दायरा कार, मगर अब है डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम का नया
दौर। सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के लिए खुशखबरी, हर इनवॉइस खुदकार, शफाफ, महफूज और दस्तावेजी रसाई की हामिल। अपने इनवॉइसिंग सिस्टम को पराल के साथ मुंसलिक करें या लाइसेंस याफ्ता इनवॉइसिंग सिस्टम से इंटीग्रेट करें। डिजिटल इनवॉइसिंग से मुंसलिक होने के आसान इक़दाम। अब आपके सिस्टम से बनने वाली हर इनवॉइस फौरन डिजिटल हो जाएगी, मुनफरद नंबर और QR कोड भी बनाएगी। डिजिटल इनवॉइसिंग कौम की सहूलत, मुल्क की दौलत। मजीद मालूमात के लिए FBR की वेबसाइट www.fbr.gov.pk या हेल्पलाइन नंबर 05111772772 पर राब्ता करें। हुकूमत पाकिस्तान। प्रेजेंटेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज के जो सेशन जो स्पेसिफिकली डिजिटल इनवॉइसिंग के बारे में है, तो इसमें हम देखेंगे कि डिजिटल इनवॉइसिंग बेसिकली होती क्या है, इसके आगे से चेंज इम्पैक्ट क्या आएगा और रजिस्ट्रेशन और इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से कंप्लीट किया जा सकता है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं POS इनवॉइसिंग सिस्टम के बारे में। आप लोग को भी वाकिफ होंगे कि जो POS इनवॉइसिंग सिस्टम था वो B2C नेचर के जो बिजनेसेस हैं उनके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, जिनमें Tier 1 रिटेलर शामिल है। जो डिजिटल इनवॉइसिंग है ये ऐसे बिजनेसेस। एक सेकंड यार, ये माइक ये वाला जी ओके। सो ये POS इनवॉइसिंग सिस्टम जो था वो बेसिकली जो B2C नेचर के जो बिजनेसेस हैं जिनमें Tier 1 रिटेलर शामिल हैं उनके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। जो डिजिटल इनवॉइसिंग है वो ऐसे बिजनेसेस के लिए जिनकी नेचर B2B है, जिसमें मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह शामिल हैं। डिजिटल इनवॉइसिंग की अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी इनवॉइस है जिसको हम डिजिटल इनवॉइस कंसीडर करते हैं। हर ऐसी इनवॉइस जो बाकायदा एक इलेक्ट्रॉनिक टूल के जरिए सिस्टमेटिकली एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में जनरेट जो होती है उसको हम डिजिटल इनवॉइस कहेंगे। ऐसी कोई इनवॉइस जो किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एक्सेल यूज करते हुए बनाई जाए उसको हम डिजिटल इनवॉइस नहीं कहेंगे। सिर्फ वो इनवॉइस डिजिटल इनवॉइस कहेगी जो एक इनवॉइसिंग सिस्टम के थ्रू जनरेट होगी। अब डिजिटल इनवॉइसिंग में क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरर्स या होलसेलर के जो भी B2B की कैटेगरी में आते हैं उनका जो इनवॉइसिंग सिस्टम है वो FBR के सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाएगा और वो रियल टाइम में उनकी जो इनवॉइस है वो ट्रांसमिट होगी FBR के सिस्टम में, लेकिन ये थ्रू लाइसेंस इंटीग्रेटर होगी। तो अगर हम इसमें स्टेक होल्डर की बात करें तो इसमें 3 स्टेक होल्डर होंगे, टैक्स पेयर, लाइसेंस इंटीग्रेटर और FBR। अब डिजिटल इनवॉइसिंग के आने से चेंज क्या आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओल्ड अप्रोच क्या थी। ओल्ड अप्रोच में था हमारे पास इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में जैसे सेलर इनवॉइस ओके, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में सेलर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में जाके मैनुअली बल्क में इनवॉइस अपलोड करता था मंथ एंड में। अब वो फिर एनेक्शन सी में जब लोड के बटन पे क्लिक करते थे तो रिस्पेक्टिव मंथ की इनवॉइसेस है वो अवेलेबल हो जाती थी। अब डिजिटल इनवॉइसिंग के आने से क्या होगा कि सेलर जैसे ही अपने सिस्टम से इनवॉइस इशू करेगा तो डिजिटल इनवॉइसिंग की जो API है उसके थ्रू रियल टाइम में इनवॉइस जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में, और रिस्पेक्टिव मंथ में जब भी सेलर सी में जाके लोड के बटन पे क्लिक करेगा तो वो सारी इनवॉइसेस वहाँ उसको पहले से मौजूद अवेलेबल मिल जाएगी। तो उसको मंथ एंड पे ये एक्टिविटी दोबारा करने की जरूरत नहीं होगी इनवॉइसेस अपलोड करने की, क्योंकि वो रियल टाइम में ट्रांसमिट होगी। अब अगर इसके बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि रियल टाइम इसकी जो रिपोर्टिंग है वो हो रही है। दूसरा, क्योंकि सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो जो टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनके दरमियान जो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी है वो बिल्ड होगी। प्लस वेट फाइलिंग का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा, और क्योंकि सिस्टम ऑटोमेट हो रहा है, एफिशिएंट हो रहा है, तो उसमें आपको जो मैनुअल फाइलिंग या बुक कीपिंग जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी कंप्लायंस की अगर बात करें तो जितने भी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड या कॉर्पोरेट
नॉन रजिस्टर्ड पर्सन हैं जिनके पास अपना इनवॉइसिंग सिस्टम मौजूद है, उन्होंने इसकी कंप्लाइंस को इंश्योर करना है। और अगर इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो इनवॉइसिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। सेकेंडली इंटीग्रेशन एफबीआर के सिस्टम के साथ कंप्लीट करनी है, जिसको अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह से मुकम्मल की जा सकती है। एंड लास्टली रियल टाइम इनवॉइसेस को ट्रांसमिट करना ज़रूरी है। अब एफबीआर का जो सिस्टम है उसके साथ लाइसेंस इंटीग्रेटर कनेक्टेड होंगे, और जो टैक्स पेयर है वो डायरेक्ट एफबीआर के सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं होगा, वो थ्रू लाइसेंस इंटीग्रेटर कनेक्ट होगा। और अगर हम लाइसेंस इंटीग्रेटर की बात करें तो ये एफबीआर की तरफ से नोटिफाइड कंपनीज हैं जो टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करेंगी कि वो अपनी इंटीग्रेशन एफबीआर के सिस्टम के साथ कंप्लीट कर सकें। इसकी कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट अगर पराल को एज लाइसेंस इंटीग्रेटेड टैक्स पेयर चूज करते हैं तो पराल फ्री ऑफ कॉस्ट इंटीग्रेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर अदर देन पराल कोई और लाइसेंस इंटीग्रेटेड चूज करते हैं तो स्पेसिफिक उनकी फी अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट टैक्स पेयर को पे करनी पड़ेगी लाइसेंस इंटीग्रेटर को। लेकिन कस्टमर की ईज के लिए पराल को एज ए फ्री लाइसेंस इंटीग्रेटर नॉमिनेट किया गया। अब इसमें एक ना फ्री सर्विसेज हैं पराल की, दूसरी तरफ पेड सर्विसेज हैं अगर लाइसेंस इंटीग्रेटर की। तो नॉर्मली ये ध्यान में आता है कि शायद हम पे कर रहे हैं तो ज़्यादा वैल्यू एडेड सर्विसेज देंगे या पराल की हो सकती है सर्विसेज अच्छी ना हो, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर टैक्स पेयर अदर देन पराल कोई और लाइसेंस इंटीग्रेटर चूज करता है तो वो भी एफबीआर का जो सिस्टम है, पराल का सिस्टम है, वही यूज़ करते हुए अपनी इनवॉइसेज जो है वो ट्रांसमिट कर रहे होंगे। लेकिन अगर टैक्स पेयर पराल को एज ए लाइसेंस इंटीग्रेटर चूज करता है तो वो डायरेक्टली अपनी इनवॉइसेज जो है वो सिस्टम में ट्रांसमिट करना होगा। अब इसके प्रोसेस फ्लो की बात करते हैं। जैसे शुरू में मैंने बताया था कि 3 इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, टैक्स पेयर, लाइसेंस इंटीग्रेटर और एफबीआर। जो रजिस्ट्रेशन और इंटीग्रेशन का प्रोसेस है इसमें टैक्स पेयर और लाइसेंस इंटीग्रेटर डायरेक्टली इन्वॉल्व है। सबसे पहले टैक्स पेयर जो है वो लाइसेंस इंटीग्रेटर का इंतखाब करेगा कि वो पराल को एज ए लाइसेंस इंटीग्रेटर चूज कर रहा है या पराल के अलावा किसी और लाइसेंस इंटीग्रेटर के साथ वो जाना चाहता है। सेकेंड स्टेप पे वो अपने टेक्निकल कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद सिस्टम की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए आईपी वाइड लिस्टिंग का जो प्रोसेस है वो शामिल किया गया है ताकि सिक्योर कम्युनिकेशन हो सिस्टम के दरमियान। आईपी वाइड लिस्टिंग के लिए आईपी की डिटेल प्रोवाइड की जाएगी और फिर बाकायदा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। सबमिशन के बाद अगर आपने पराल को एज ए लाइसेंस इंटीग्रेटर चूज किया तो विदिन 2 वर्किंग आवर्स उसकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी। और एक्सेप्टेंस होते ही सैंडबॉक्स का जो टोकन है वो ऑटो इनिशिएट हो जाएगा। सैंडबॉक्स बेसिकली टेस्ट इन्वायरमेंट होती है कि प्रोडक्शन पे जाने से पहले हम टेस्ट इन्वायरमेंट में इंटीग्रेशन करते हैं और अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ बिजनेस जो टेस्ट सिनेरियोज हैं जो एप्लीकेबल होंगे इस बिजनेस पे, उन टेस्ट सिनेरियोज की जो इनवॉइसेस है वो पोस्ट की जाएंगी। जब वो सक्सेसफुली पोस्ट हो जाएंगी तो उसके बाद प्रोडक्शन का टोकन जनरेट हो जाएगा जिसको यूज़ करते हुए प्रोडक्शन पे इंटीग्रेशन कंप्लीट की जाएगी। सैंडबॉक्स इसलिए रखा गया है कि प्रोडक्शन पे जाने के बाद कोई मिस्टेक ना हो इनवॉइस पोस्ट करने में। तो पहले टेस्टिंग में सारी जो इनवॉइसेस अगर सक्सेसफुली पोस्ट हो जाती हैं तो उसके बाद फिर प्रोडक्शन में इंटीग्रेशन है वो कंप्लीट की जाएगी। अब ऑन स्क्रीन को देखते हैं कि जो पूरा प्रोसेस उसमें मैंने बताया है ये ऑन स्क्रीन किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेशन का कंप्लीट करेंगे। ये आइडस इंटरफेस है, यहाँ पे आप क्रेडेंशियल्स एंटर करने के बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड है आइडस का, यहाँ पे आप लैंड करेंगे। यहाँ पे ऊपर जहाँ एरो पिन पॉइंट कर रहे हैं डिजिटल इन्वायरमेंट का लोगो आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बाएं हाथ पे देखिए, बाएं हाथ पे कुछ मेन्यूज हैं और राइट हैंड साइड पे अकॉर्डिंगली स्क्रीन चेंज होगी। सारे स्टेप वही होंगे जो अभी मैंने आपको पूरे प्रोसेस फ्लो में बताए हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंतखाब करना है इंटीग्रेशन मोड का। अब हमारे पास 2 इंटीग्रेशन मोड है, एक है एपीआई इंटीग्रेशन और दूसरा है मैनुअल इनवॉइस जनरेशन। अब ऐसे बिजनेसेस जिनके पास अपना इनवॉइसिंग सिस्टम मौजूद है वो एपीआई इंटीग्रेशन का जो मोड है उसका इंतखाब करेंगे और अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन ऐसे छोटे बिजनेसेस जिनके पास अभी तक अपना कोई इनवॉइसिंग सिस्टम मौजूद नहीं है उनके लिए मैनुअल इनवॉइस जनरेशन की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल कर दी जाएगी। सेकंड टैब मैनुअल इनवॉइस जनरेशन का है। पहले हम एपीआई इंटीग्रेशन को देखते हैं उसके बाद हम मैनुअल इनवॉइस जनरेशन को देखेंगे। एपीआई इंटीग्रेशन का टैब यहाँ पे ग्रीन कलर का सिलेक्टेड है। इसके बाद आपने लाइसेंस इंटीग्रेटर का इंतखाब करना होगा। नीचे 2 टैब आ रहे हैं कि एक पराल का है, दूसरा अदर लाइसेंस इंटीग्रेटर है। पराल के टैब को सिलेक्ट करेंगे और
सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वो 4 ऑप्शन जो इंटीग्रेशन की है वो यहाँ पे बाएं हाथ पे आपको विजिबल हो रही होंगी, जो अभी मैंने आपको प्रोसेस फ्लो में बताई थी। सबसे पहले है टेक्निकल डिटेल। अब यहाँ पे जो टेक्निकल कॉन्टैक्ट पर्सन होगा उसका नाम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, अपने जो इन्वाइसिंग सिस्टम है उसकी डिटेल, कौन सा इन्वाइसिंग सिस्टम है, ऑन प्रीमिसेस है या क्लाउड बेस्ड है और क्या वर्जन है। प्लस इसमें एक और ऑप्शन है CRM के हवाले से कि अगर आपके टेक्निकल कॉन्टैक्ट पर्सन को कोई इशू आता है इंटीग्रेशन के दौरान और कोई टिकट रेज करना चाहता है हमारे CRM पे, तो वो कौन सा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यूज़ करते हुए लॉगिन होगा उसकी डिटेल भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद बिजनेस नेचर और सेक्टर की सिलेक्शन करनी होगी, जो नीचे रेडियो बटन है उनको सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे जो टेक्स्ट पे सिलेक्शन करेगा अपने बिजनेस नेचर और सेक्टर की अकॉर्डिंगली टेस्ट सिनेरियोज अवेलेबल होंगे जब हम सैंडबॉक्स टेस्टिंग में जाएंगे। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये IP वाइट लिस्टिंग की स्क्रीन है। यहाँ पे IP वाइट लिस्टिंग के लिए होस्टिंग कंपनी और कंट्री का नेम जो है वो प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे 3 फील्ड्स हैं IP एड्रेस की। अगर आपके पास मोर देन 3 IPs है तो उसके लिए यहाँ पे डाउनलोड सैंपल फाइल की एक ऑप्शन मौजूद होगी। वो एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है हमारा, जिसको फिल करेंगे अकॉर्डिंगली IPs की डिटेल प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे बल्क में इकट्ठी अपलोड की जा सकेंगी। नीचे जो आपको टेबल नज़र आ रहा है इस ग्रिड में वो विजिबल हो जाएंगी जैसे ही आप अपलोड करेंगे। अगर उसमें आप कोई रिमूव भी करना चाहते हैं तो रिमूव की ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद होगी। अब जब यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी और हमारी जो डेटाबेस टीम है वो इस चीज़ को इंश्योर करती है कि एज सुन एज पॉसिबल मैक्सिमम विदिन 2 वर्किंग आवर्स उसकी अप्रूवल को इंश्योर करें। अप्रूवल होते ही ऑटो सैंडबॉक्स का जो टेस्ट इन्वायरमेंट है वो इनिशिएट हो जाएगा। अब सैंडबॉक्स में इंटीग्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपको जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ऊपर जो 3 बटन है पर्पल कलर के, यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। पहले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको API का URL और सैंडबॉक्स का जो टोकन है वो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। सेकंड बटन पे क्लिक करेंगे तो JSON फॉर्मेट का जो कोड है वो यहाँ पे विजिबल होगा। थर्ड टैब जो है ये आपको .NET सैम्पल कोड जो है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अभी शुरू में जब टेक्निकल डिटेल प्रोवाइड कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि कुछ सिनेरियोज होंगे जो अकॉर्डिंग नेचर ऑफ योर बिजनेस, जो आपने बिजनेस सिलेक्शन की थी, आपकी उस सिलेक्शन के हिसाब से जो एप्लीकेबल सिनेरियो हैं उनकी इनवॉइसेस टेस्ट करनी होंगी। अब वो कौन से सिनेरियोज हैं वो यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं यहाँ पे विजिबल होंगे। अब ये एलिजिबल सिनेरियो यहाँ पे मेंशन है, अकॉर्डिंगली जो सिलेक्शन मैंने की है उस हिसाब से 3 सिनेरियोज आ रहे हैं। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो वो शो कर देगा कि कौन कौन से सिनेरियोज हैं जिनकी टेस्ट इनवॉइसेस आपने पोस्ट करनी है और स्टेटस भी साथ शो हो रहा है जैसे यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ है। अगर एक इनवॉइस सक्सेसफुली पोस्ट होती है तो अकॉर्डिंगली नंबर भी ऊपर अपडेट हो जाएंगे कि एक सक्सेसफुल हो गई, बाकी 2 पेंडिंग है। अगर दूसरी इनवॉइस आप पोस्ट करते हैं दूसरे सिनेरियो पे वो फेल हो जाती है तो यहाँ पे फेल एक्शन में जाएंगे, यहाँ पे फेल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एरर कोड बता देगा कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से ये इनवॉइस आपकी फेल हो गई है। रेक्टिफिकेशन के बाद जब आप दोबारा पोस्ट करेंगे, अब यहाँ पे अगर आप एलिजिबल सिनेरियो में देखें तो ये स्टेटस शो कर रहा है कि पहला सक्सेसफुल हो गए और फिर 2 बाकी जो सिनेरियो है वो अभी तक पेंडिंग है। दोबारा जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये फिगर फिर अपडेट हो जाएगी कि 2 सक्सेसफुल हो गए हैं और 1 अभी तक पेंडिंग है। और अगर आप थर्ड भी सक्सेसफुली पोस्ट कर देते हैं तो एलिजिबल सिनेरियो पर जब क्लिक करेंगे तो तीनों का स्टेटस सक्सेसफुल हो जाएगा। हर सिनेरियो की कम से कम एक जो पोस्ट है वो इनवॉइस है, टेस्ट इनवॉइस, वो सक्सेसफुल पोस्ट होना ज़रूरी है। जैसे ही तीनों सिनेरियोज या जो जितने भी एलिजिबल सिनेरियोज होंगे उनकी इनवॉइसेस सक्सेसफुल पोस्ट हो जाती हैं तो प्रोडक्शन का जो टोकन है वो ऑटो जनरेट हो जाएगा सिस्टमेटिकली। उसकी डिटेल आपको नेक्स्ट के जब बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो टैब है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, यहाँ पे आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। पहले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको API का जो URL है वो अवेलेबल हो जाएगा। जबकि दूसरे बटन पे क्लिक करेंगे तो जो सिक्योरिटी टोकन है प्रोडक्शन का ये यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। इसको आप यूज़ करते हुए प्रोडक्शन पे जो इंटीग्रेशन है वो अपनी कंप्लीट कर सकते हैं और प्रोडक्शन पे इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद जो भी इनवॉइस पोस्ट होगी वो रियल टाइम में ट्रांसमिट हो रही होगी SPR के सिस्टम में। अब वापस हम पहले वाली स्क्रीन पे चलते हैं जहाँ पे इंटीग्रेशन मोड का इंतखाब करना था। अभी हमने API इंटीग्रेशन का टैब चूज़ किया था, अब हम मैनुअल इनवॉइस जनरेशन का टैब चूज़ करते हैं। ऐसे बिजनेस जिनके पास अपना इनवॉइसिंग सिस्टम मौजूद नहीं है और इनवॉइसेस का वॉल्यूम बहुत कम है तो उनके लिए अवेलेबल कर दी जाएगी। अब इसमें नेक्स्ट के बटन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे
इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनवाइस की जो रिक्वायर्ड डिटेल है वो फिल करेंगे, सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वैलिडेट की ऑप्शन आएगी और फिर सबमिट की ऑप्शन, जनरेट की ऑप्शन आएगी, जिसके बाद वो इनवाइस भी रियल टाइम में ट्रांसमिट हो जाएगी। अब अगर आपने मैनुअल इनवाइसिंग के थ्रू ट्रांसमिट की है या एपीआई इंटीग्रेशन के थ्रू ट्रांसमिट की है, दोनों ही सिचुएशन में आपकी जो ट्रांसमिटेड इनवाइसेज हैं उनका स्टेटस आप खुद देख सकते हैं इनवाइस डैशबोर्ड के टैब में। अब यहाँ पे पहला जो टैब है यहाँ पे समराइज फॉर्म में आपको इनवाइसेज की डिटेल यहाँ पे विजिबल होगी कि कितनी इनवाइसेज आप टोटल ट्रांसमिट कर चुके हैं। अब यहाँ पे डेट का फिल्टर जो है वो भी अवेलेबल है, आप डेट सेलेक्ट करेंगे तो जो आप सिलेक्ट होगी अकॉर्डिंगली उस टाइम पीरियड की जो समराइज डिटेल है वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। प्लस नीचे ग्राफ की शक्ल में भी डिटेल जो है वो अवेलेबल होगी और उसमें भी टाइम इंटरवल का फिल्टर होगा, मंथली, वीकली, क्वार्टरली और ईयरली का। इसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड की इनवाइसेस सर्च करना चाहते हैं कि इस पीरियड में कितनी इनवाइसेस हम ट्रांसमिट कर चुके हैं, तो उसके लिए इनवाइस सर्च का टैब है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर डेट का फिल्टर अप्लाई करेंगे, इनवाइस सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जब सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो नीचे जो ग्रिड है इसमें वो सारी इनवाइसेस जो है विजिबल हो जाएंगी जो ट्रांसमिट हो चुकी हैं उस टाइम पीरियड की जिसका आपने उस पर फिल्टर अप्लाई किया था, और इसको आप PDF में एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। इसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले जो एपीआई का इनवाइस नंबर है जो कि 22 या 28 डिजिट का हो सकता है वो प्रिंट होना जरूरी है इनवाइस के ऊपर। QR कोड जिसके डायमेंशन 1/1 इंच है उसका प्रिंट होना जरूरी है और एफबीआई का डिजिटल इनवाइसिंग का जो लोगो है उसका प्रिंट होना जरूरी है। अब इसमें जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी इनवाइस में ये खुद ब खुद प्रिंट हो जाएंगे, आपको खुद से मैनुअली इनको अपलोड नहीं करना पड़ेगा। टेक्निकल एस्पेक्ट से जो रिक्वायरमेंट है या जो स्टेप्स है जो डिटेल आपको चाहिए उसके हवाले से टेक्निकल डॉक्यूमेंट अवेलेबल है और यूज़र मैनुअल जो भी हमने प्रोसेस देखा है स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ वो भी अवेलेबल है। ये दोनों पराल की वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं और एफबीआई की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। इसके अलावा एफबीआई की हेल्पलाइन के साथ साथ हमने डेडिकेटेड जो ईमेल एड्रेस है उसके लिए हमारे स्पेसिफिक एक डेडिकेटेड सपोर्ट टीम है जो उसको देख रही है digital.invoicing@pral.com.pk, यहाँ पे ईमेल की जा सकती है। लेकिन हम रिकमेंड ये करते हैं क्योंकि बहुत से लोग अक्सर कहते हैं कि ईमेल का जवाब टाइमली नहीं मिलता, तो हमारे तरफ से रिकमेंडेड ये है कि हमने जो CRM डेवलप की है आप उस CRM के ऊपर अपनी जितनी क्यूरीज हैं वो भेजें, क्योंकि हम इंश्योर करते हैं कि विदिन 24 आवर्स जितनी भी आपकी क्यूरीज होंगी उनको हम रिजॉल्व भी करेंगे और उसका स्टेटस जो है वो आप खुद ट्रैक कर सकते हैं। इसको भी देख लेते हैं। CRM का जो URL है वो है diCRM.pral.com.pk। ये URL एक्सेस करते ही ये जो पिक्चर नज़र आ रही है लॉगिन स्क्रीन ये आपको विजिबल होगी। अब यहाँ पे ऊपर दो बटन आ रहे हैं, एक है आइरिस का और दूसरा है DI स्पोर्ट का। अगर आपको याद हो जब टेक्निकल डिटेल की मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा था स्क्रीन को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो टेक्निकल कॉन्टैक्ट पर्सन है वो इस CRM पे जब लॉगिन होगा तो कौन से क्रेडेंशियल से होगा, तो वो यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड टेक्निकल डिटेल में हमने प्रोवाइड किया था वही यूज़ करते हुए जो टेक्निकल कॉन्टैक्ट पर्सन है वो CRM में लॉगिन हो सकता है। अब क्योंकि वो दो ऑप्शन है, अगर आप खुद से कोई क्वेरी सबमिट करना चाहते हैं तो आप आइरिस का रेडियो बटन चूज करेंगे और अपनी क्रेडेंशियल्स एक एंटर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका टेक्निकल कॉन्टैक्ट पर्सन कोई क्वेरी सबमिट करना चाहता है तो DI स्पोर्ट का रेडियो बटन सेलेक्ट करेगा और जो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड उसने पहले प्रोवाइड किया था टेक्निकल डिटेल में वो इंटर करने के बाद यहाँ सबमिट के बटन पर क्लिक करेगा। अब ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अभी तक क्योंकि कोई क्वेरी सबमिट नहीं हुई तो ये अभी ब्लैंक आ रहा है। न्यू केस के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी एफबीआई का केस नंबर जो है यहाँ पे असाइन नहीं होगा, जब आप सेव करेंगे तो एक स्पेसिफिकली नंबर जो है वो असाइन हो जाएगा। यहाँ पे प्रायोरिटी चूज करेंगे हाई, नॉर्मल या लो में से। इसके अलावा क्यूरी टाइप क्या है, इंटीग्रेशन के हवाले से है या पोस्ट इंटीग्रेशन के हवाले से। अगर इंटीग्रेशन चूज करते हैं तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, IPv5 लिस्टिंग में आ रही है, सैंडबॉक्स में आ रही है, जहाँ प्रॉब्लम आ रही है रिस्पेक्टिव आप जो कैटेगरी है उसका इंतखाब करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन करेंगे टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में 500 वर्ड्स तक जो इशू फेस कर रहे हैं उसको इलैबोरेट करेंगे और जैसे ही सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे केस नंबर जो है वो असाइन हो गया एक स्पेसिफिक। उसके बाद अगर हमारे जो स्पोर्ट्स स्टाफ के साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही होगी कि उसने क्या जवाब दिया है, फिर आप
उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं। और DI कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे एरो पिन पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ से आप उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे फाइल अटैचमेंट के ऑप्शन भी है, अगर आप कोई स्क्रीनशॉट या डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप स्टेटस जो है वो आप खुद से देख सकते हैं कि इसका क्या स्टेटस है, किस डेट को आपने अपने केस जो है वो सबमिट किया था और अभी इसका क्या स्टेटस है, इन प्रोग्रेस है या रिजॉल्व है। वापस अगर आप डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे आप बहुत सारी लिस्ट देख सकेंगे जो आपने केस सबमिट किए हुए हैं, और आइकन पे क्लिक करने के बाद आप उसका स्टेटस चेक कर सकेंगे। तो हमारे पास ये रिकमेंडेड है कि कोई भी इशू हो तो आप हमेशा CRM के थ्रू ही अपनी जो क्वेरीज है वो सबमिट करें। Thank you so much. So this is my presentation. जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी आपका। अभी हाउस ओपन है जी, अगर किसी में इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। इनवॉइसिंग के POS सिस्टम के फिराक के रिलेटिंग जो क्वेश्चन है कोई भी करना चाहते हैं? डिजिटल इनवॉइस में ये हमें प्रॉब्लम आ रही है, हम मटीरियल देते हैं आपको करवाने, वो इसकी टेम्पर चेक करते हैं, अगर कोई मटीरियल दिया वो टेम्पर नहीं ठीक है तो वो हमें रिटर्न कर देते हैं। तो इसका रिटर्न का ऑप्शन क्या है? हम पहले मैनुअल सिस्टम में थे, हमारा सिस्टम जो है ठीक कर रहा था, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारा जो है वाला सेक्टर उसमें जो सिस्टम चल रहा था वो हमारी रिपोर्ट ही सेट होनी चाहिए। सर दूसरा क्वेश्चन है मेरा, अगर किसी का बिजनेस ऑफ नेचर 3 किस्म का है, मतलब फ्रॉड भी है, उसमें PRA भी है, POS भी है और FBR भी है, ये तीनों सिस्टम इंटीग्रेट करने जरूरी। अगर एक एक्टिव है उसमें बाकी मैनुअल में जा सकते हैं, ये ऑप्शन है उसमें। पहला क्वेश्चन आपका जी, अगर आप सप्लाईज आपने दी है तो वो रिजेक्ट हो जाती है या रिटर्न होती है, इसके लिए ये है कि जो इस वक्त जो है टेक्स लॉ के मुताबिक जो बायर है वो उसका टेबल रोक देगा। ये सिस्टम में प्रोविजन है कि ये जो बायर है रिसीविंग एंड पे है, जो कोई जिसने रिसीव की है तो वो टेबल रोक देगा, उसके लिए आपको क्रेडिट मिल जाएगा। अगर जो आपका बायर अनरजिस्टर्ड है, आपने अनरजिस्टर्ड को सप्लाई किया है तो उसके लिए ज़्यादा सप्लायर ने क्रेडिट को डालना है, तो उसके लिए इस वक्त तो सिस्टम है कि सप्लायर एक एप्लीकेशन देगा और वो कमिश्नर लेवल अप्रूव करेगा, वो अप्रूवल के बाद उसको क्रेडिट लेकिन ये वाला क्योंकि हमने डिफरेंट सिटीज़ में सेमिनार किए तो मेजॉरिटी जो बिजनेस कम्युनिटी थी उसका एक क्वेश्चन था कि खासकर डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी कि जी हमारी जो गुड्स हैं वो समय रिटर्न हो जाती हैं, तो वो इसके लिए हम अभी फंक्शनलिटी डेवलप कर रहे हैं जिसकी चेयर साहब ने अप्रूवल दे दी थी कि ये सर्टन टाइम लिमिट तक 72 आवर्स तक आप उस जो एडवाइस आपकी ट्रांसमिट हुई आपके सिस्टम से FBR के सिस्टम में, तो वो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं या उसको आप कर सकते हैं करेक्ट कर सकते हैं, क्वांटिटी भी चेंज आ गई, वैल्यू भी चेंज आ गई, टेक्स्ट भी चेंज आ गई, तो वो आप कर सकते हैं। अभी वो फंक्शनलिटी डेवलप नहीं हुई लेकिन वो अभी अवेलेबल हो जाएगी विद इन। सॉरी मैं इसमें जो हमारे सिस्टम है ना उन्होंने मटीरियल को भेजा, उसमें कोई हमारे मटीरियल की बारी जो सेल टैक्स रजिस्टर के पास की बात कर रही है, उसकी जो बारी महीने बाद आती है तो महीने बाद वो हमारा मटीरियल रिजेक्ट हो जाता है, इसमें हमारे लिए तो मुझे प्रॉब्लम नहीं देखिए वो
महीने बाद रिजेक्ट होती है तो फिर उसके लिए वो आपका बायर जिसने रिजेक्ट की है वो उसका डेबिट नोट दे देगा और आपका क्रेडिट नोट यहाँ आप डाल सकते हैं तो रिटर्न हो जाएगी पूरी, फिर कोई ऐसा इशू नहीं होगा। पहले भी अगर आप इनवाइस अपलोड करते हैं जो सेट रिटर्न में भी वो से रिटर्न हो जाती है तो उसके लिए भी आप डेबिट नोट बायर देता है और आप जो नेक्शर आई है नेक्शर आई अगर आप देखें तो ये डेबिट क्रेडिट नोट के ये यहाँ पे भी ऐसे होगा कि जो अगर एक महीने बाद होते हैं तो वो अगर 72 आवर के बाद होती है तो वो फिर डेबिट नोट के थ्रू हो जाएंगे। पहले वो चीज़ पास करता था तो हम बाद में इन्वाइस जी आप लोगों का QR कोड लग जाना अभी तो सिस्टम आपका इतना एक्टिव नहीं हुआ आपने तो छापे मारने ये इसकी QR कोड छापे भी नहीं ये मारते। काफी अच्छे से चल रहा है डेबिट नोट जो परचेज रिटर्न जिसको कहते हैं, जो जिसने परचेज की है और वो 2 महीने बाद से या 3 महीने बाद से इसको समझ आता है ठीक नहीं है डेबिट नोट डाल सकता है। आप जैसे सप्लायर है क्रेडिट नोट अपने कर ले आपको रिटर्न वापस से देगा, ये कोई ऐसी बात नहीं है और ये रूटीन की है। छापे मार रहे हैं कैरी फॉरवर्ड लोगों में 2-2 बिलियन की उस पर भी हम जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है इससे थोड़े से पैसों से क्या फर्क पड़ रहा है अभी आप टाइम ही ना देखने के लिए वो तो आपकी फैसिलिटी 14 दिन तक आप देख लें 72 सरकार है। आप पहले से जब माल ले रहे होते हैं माल होता ही है कि पहले आप जब सैंपल देते हैं सारे चीज़ें देख लेते हैं सैंपल ठीक है उसके मुताबिक ही होता है। तो जो बिजनेस है अदरवाइज की एफिशिएंसी की जरूरी है 3 दिन में सैंपल को देख उसको देखने ही नहीं है तो पता नहीं किस तरह बिजनेस को देखना। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि जी जो पी जैसे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी अभी कोई सर्विसेज को डील करती है वो अभी वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है वहाँ पे आप उनका इस वक्त प्रोसीजर है उसी को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन दूसरा जो POS की बात की थी अभी जैसे अवैर ने भी बताया कि POS B2C के अल्टीमेटली दोनों सिस्टम में मर्ज हो जाते हैं लेकिन अभी तक अगर कंज्यूमर को आप जो एंड कंज्यूमर है उसको सेल कर रहा है रिटेलर तो वो POS सिस्टम करेक्ट रहेगा। लेकिन जो अगर B2B का बिजनेस है जैसे आप मैन्युफैक्चरर है होलसेलर को दे रहे हैं या होलसेलर है रिटेलर को दे रहा है तो फिर इस सिस्टम पे आपको जो B2C जो बिजनेस टू कस्टमर की बात करते हैं जो POS जैसे रेस्टोरेंट की बात करते हैं पंजाब अच्छा वो हम बहुत सारे रेस्टोरेंट हमारे साथ POS में रजिस्टर हो गया किया ये जो एक ही सिस्टम है उसमें से डिवाइस निकालते हैं एक ही सॉफ्ट PRM चला जाता है दूसरा POS हमारे साथ आता है ये चल रहा है सक्सेसफुली बहुत सारे रेस्टोरेंट हमारे साथ रजिस्टर हैं हमने ही करवाया फिलहाल के लिए करवाया फ्री ऑफ कॉस्ट हो गए और कोई इसमें अदरवाइज कॉस्ट नहीं थी और ये इजीली काम प्रॉब्लम आ रही है सर इस तरह है कि एक बंदा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सर्विसेज में इन्वॉल्व है अब वो PRA के साथ इंटीग्रेट हो गया हुआ है और वो सामने एप्लीकेशन के ऊपर चेक हो रहा है लेकिन अब FPR कह रहा है कि जी आप POS यानी या FPR के साथ इंटीग्रेट हो अब FPR में तो इंटीग्रेशन होने की उसको जरूरत नहीं है क्योंकि टैक्स तो जा रहा है आपका PRA ये जो बात के दोनों फर्क है ये है ऐसा हुआ है 428 तो इनकम टैक्स साइड पे है आप जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है PRA के साथ लेकिन जब रिटर्न सालाना आपने इनकम टैक्स की तो फाइल करनी है ना ये इंटीग्रेशन उसके लिए आपने सिर्फ ये करना है कि जो PRA की इनवॉइस है वो FPR के सिस्टम पे गुजार दें और आपने क्या करते हैं कि 12 महीने की रिसीट्स आप इकट्ठी करते हैं अपने एक्सपेंस देते और रिटर्न फाइल कर देते हैं तो दोनों सूरतों में बात एक ही है लेकिन ये इनकम टैक्स के लिए POS एक्चुअली है रेस्टोरेंट्स के लिए सेल्स टैक्स के लिए नहीं कर रहे हैं साल वगैरह से आया 428 ये उसके लिए सर वो हो गया लेकिन FPR में उसकी इंटीग्रेशन जरूरी है क्यों लॉ है ये ऐसा हुआ चुका है अब इसलिए वो अब ये है कि अगर वो जो POS FPR का है वो तो आपने टर्नओवर तो क्यों देखने के लिए दिया है मॉनिटर करने के लिए ये कितना है पिछले ये जून से पहले आप लोगों ने जब इंटीग्रेशन का नोटिस दिया FPR का तो हमने कहा है कि हम PRA में रजिस्टर्ड हैं उन्होंने कहा कि हमें एप्लीकेशन भेजते हैं तो पिछले चीफ साहब जो थे हमने उनको इनवाइस भेजी उन्होंने कहा ये ओके आप अगर POS के साथ या FPR की इंटीग्रेशन में नहीं भी जाते तो बात ठीक है कोई इशू नहीं अब दोबारा FPR के लोग गए हैं तो उन्होंने कहा कि आप इसको इंटीग्रेट करवाओ तो अगर जो क्या कहते हैं कि सेल टैक्स वो ले रहा है विद होल्डिंग जो है वो मॉनिटर आप दूसरी साइड से कर रहे हैं तो POS के साथ भी यदि इंटीग्रेशन हो डिजिटल इनवॉइसिंग के साथ अब डिजिटल इनवॉइसिंग तो उसने इशू नहीं करनी है FPR के सिस्टम तो PRA में वो कर रहा है तो क्या इसके ऊपर मतलब जो पेनल्टी वाला जो है तलवार
वो लटकी रहेगी या उसको आप दरगुजर करेंगे? दोनों में फर्क कर रहे हैं। जो इनवॉइसिंग है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक हो गया, बिजनेस टू कस्टमर नहीं है, आप पीआरए मिक्स कर रहे हैं। तो पीआरए का है ना, ये कस्टमर के लिए है, आपने इनवॉइस करनी है। और मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये फर्क है ना कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा। मैं यही तो कह रहा हूँ, सेम इनवॉइस है, सेम डिवाइस है, आपने सिर्फ प्रिंट करना है, तो वो दोनों सिस्टम में चली जाएंगी। एक्चुअली आपकी जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है एक्चुअली रिड्यूस हो रही है, क्योंकि आप जब एंड ऑफ मंथ क्लिक करेंगे तो आपकी सेल्स रिटर्न बन जाएगी, साल बाद क्लिक करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न बन जाएगी। प्रैक्टिकली तो आपको कोई लॉस नहीं है, आपका फायदा हो रहा है, आपको अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है, खुद सिस्टम आपका बता रहा है। तो आपने सेल्स से सही आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो इनकम टैक्स में आपको क्या फर्क पड़ेगा, सेम सेल्स इनकम टैक्स में चली जाएगी। तो जाहिर तो मुझे तो कोई समझ नहीं है, आपको फायदे की चीज़ है, सिर्फ ये कि आपने उसको हर महीने की रिकॉर्ड की थी वो 12 महीनों में ऐड करना, दैट्स इट। देखिए पहली बात है कि आप सर्विसेज में डील करते हैं या गुड्स? सर सर्विसेज में ना, गुड्स के रिलेटेड आप नहीं जी बिल्कुल नहीं। देखिए, फिर आपको पीओएस में एफडीआर के लिए रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, जैसे हमारे साहब ने कहा इनकम टैक्स का लॉ है, तो उसको आपने उसकी कंप्लायंस के लिए हो। सर सर्विसेज में है तो फिर एफडीआर में क्यों रजिस्टर्ड होना पड़ेगा? पीओएस के लिए अगर आप इनकम टैक्स का लॉ देखें तो उसमें कंपल्शन है कि आपने बेशक आप सर्विसेज में डील कर रहे हैं तो फिर भी आपने पीओएस पे इंटीग्रेट होना है एफडीआर के साथ। ठीक वो इनवाइस जैसे उधर एक जाएगी तो साथ एक इनवाइस इधर भी जाएगी। लेकिन 2 महीने पहले तो आप खुद ही देखिए, खुद ही कह रहे हैं टर्नओवर, एफडीआर को भी पता हो ना कि आपका सालाना टर्नओवर क्या है, उसकी बेस पे आपकी इनकम डिटरमिन होनी है ईयर एंड पे। लेकिन अगर आप फ्यूचर में दोनों इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, जैसा अभी उन्होंने कहा कि पीआर और जो एफडीआर इंटीग्रेट हो जाएगा और वहीं पे डाटा एक ही चला जाएगा, आप तो सिंगल रिटर्न के ऊपर भी तो काम कर रहे हैं ना आप। तो पीओएस में हम पीआर में रजिस्टर्ड हो गए, इंटीग्रेट हो गए, वहाँ पे आसान एप्लीकेशन से हमारी चेकिंग हो रही है। अब एक ही वक्त में जब ये टाइम गुजर हो रहा है तो एफपीआर वाले आप कहते हैं कि आप पीओ के साथ इंटीग्रेट हुए हैं, या तो उनको तब तक जब तक ये सिंगल रिटर्न आ नहीं जाती तब तक रोक दें, तो या फिर ये है कि अगर वो पीआर के साथ इंटीग्रेट हो गया है और उससे तो इनकार नहीं करेगा ना वो बाद में, जब इंटीग्रेट इनवाइस चली गई अपलोड हो गई तो उसको या रोक दें या पीओएस। और ये डिजिटल इनवॉइसिंग का इशू नहीं है। अब कई दफ़ा जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं या ये मैरिज हॉल वाले हैं, इनका ये सेल टैक्स में इसलिए एफपीआर में इसलिए रजिस्टर्ड हो जाते हैं कि वो जो सप्लायर है इनका वो कहता है कि आप रजिस्टर्ड नहीं है और हम आपको 4% चार्ज करेंगे। हम एफपीआर पर रजिस्टर्ड होगी एज ए सेल टैक्स पर्सन के लिए हमें कम अज़ कम इनवाइस आ जाए इनपुट की। अब इनपुट जो अगर वो इनपुट 18% की इनवाइस को 4% कम लेने पे उसको फायदा हो रहा है, लेकिन वो आप कह रहे हैं कि जी आप एफपीआर की इनवाइस करते भी इंटीग्रेट हों। अब एक जो मैरिज हॉल है वो एक मतलब महीने में 30 इनवाइस इशू करता है, 30 फंक्शन है 30 इनवाइस इशू करता है, और पीओएस जो है वो क्या वो तो है रेस्टोरेंट्स के लिए। अब एक कॉम्पैक्ट यूनिट है जो कि मैरिज हॉल भी है, रेस्टोरेंट भी है, होटल भी है, तो उसके लिए ये बाद में प्रॉब्लम अच्छी खासी पड़ जाएगी कि जब वो पीआरए जिसको वो टैक्स दे रहा है वो 16% देना उसको होना चाहिए, और वो हो गया, रजिस्टर्ड भी हो गया, और एफपीआर में इसलिए रजिस्टर्ड हुआ कि वो 4% से बच जाए। अब इंटीग्रेशन में वो इसलिए रजिस्टर्ड हो कि वो 5 लाख पेनल्टी से बच जाए, तो वो तो ये सिर्फ अभी रेमेडियल मेजर्स ले रहा है। तो आप करें कि वो उसको अगर पीआरए में रजिस्टर्ड बंदा हो गया है उसको समझ लें कि वो इंटीग्रेट हो गया पीआर में भी और पीएस में। देखिए ये तो फिर दोनों सर मैं यहाँ कोई कैटेगरी ए की 54 शादी हाल है मुझे हमारा, ठीक है 40 के करीब इंटीग्रेट हो गया पीआर के साथ, किसी ने कोई इशू नहीं उठाया जो आप बात कर रहे हैं। नंबर 1 आपको मैं पुलिस दे सकता हूँ और बाकी भी फिर 14-15 लाख वो भी हो जाएंगे, अगर कोई इशू होता है वो जरूर उठाते हैं। नंबर 1। नंबर 2 सर मैं फिर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, आप पीआर में सेल्स टैक्स की बात कर रहे हैं, मैं इनकम टैक्स की बात करूँ, दोनों बिल्कुल डिफरेंट लॉज है, डिफरेंट सिनेरियो होता है, एक सिस्टम नहीं है, डिफरेंट। तो ये दोनों की ऐसे ही जैसे आप रोड पे जाएंगे सर तो हेलमेट पहनना जरूरी है, लॉ है, बहुत सारे लोग नहीं पहनते, लॉ है ना सर, लॉ की अवॉइडेंस है। इसलिए जब लॉ इनकम टैक्स में आ गया आपने रजिस्टर होना है, तो जहाँ तक पेनल्टी की बात है हमने किसी भी कोई पेनल्टी लगाई, कोई रिक्वेस्ट की, सामने कहा कि हमारे फायदे की चीज़ है, 30 फंक्शन करते हैं तो 30 इनवॉइस ही निकालनी है ना सर, तो निकाल दे, सेम सिस्टम। तो और वो उन्होंने कोई काउंटर नहीं रखा हुआ, वो जो लोग लड़के बैठे हैं तो सीट काट वो ही निकाल देते हैं। इवन हाफजा पार्क में लोगों ने इनवॉइस दिए, पीओ सिस्टम निकाल दिया, कोई मसला नहीं।
जी ठीक हो गया। और भी क्वेश्चन किसी और का? वकास अफजल साहब। इस वक्त पेमेंट के साथ तब्दीली होती है जो आप अपने सिस्टम से इनवाइस इशू करेंगे वो एफपीआर के सिस्टम में नहीं चाहिए और एफपीआर के सिस्टम में जब आएगी तो जब आप ऑन टाइम पे अपनी सेट तक रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके नेक्स्ट सी जो से टाइम होता है उसमें अब बाद में जो इसके साथ एक और सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं स्वैप जब बायर पेमेंट करेगा इसके लिए बायर ने पेमेंट करनी है तो वो पेमेंट जो है वो इनवाइस वो स्वैप में अवेलेबल होगी और बता देगा कि इस एडवाइस के तहत ये पेमेंट उसका एक पोर्शन होल्डिंग अगर है उसका सेल टैक्स होल्डिंग भी है इनकम टैक्स होल्डिंग भी डेफिनेटली होगी तो वो है क्या तो चला जाएगा टैक्स और जो सप्लायर का पोर्शन है वो सप्लायर के होल्डिंग है। तो ये अभी इस पे काम हो रहा है और नहीं है लेकिन अभी इसके पास पेमेंट कोई नहीं है पेमेंट का बैकअप नहीं उसमें जो आप डेवलपमेंट कर रहे होगे उसमें लास्ट प्रेजेंटेशन डिटेल्स उसकी उसमें एक बेसिक था कि अगर कोई एडवांस पेमेंट चाहिए तो उसको सिस्टम उसको ऐसा नहीं कर रहा था वो सिर्फ पोस्ट इनवाइसिंग पेमेंट को ही किया जा रहा है ये शायद बात है कि ये सिर्फ इनवाइसिंग इशूएंस और वोटिंग की बात हो रही है इसमें इंटीग्रेटेड नहीं है वो डेफिनेटली जो एडवांस पेमेंट नहीं होगी तो वो तो सिस्टम करेगा और बिलिंग पेमेंट है वो कर देंगे पहले भी जो एडवांस है वो भी ज़ाहिर है किसी ना मैकेनिज्म चाहिए होगी ना आप उस सिस्टम में डाल देंगे कि पहले कैश हुई थी या क्लास चेक हुई थी या बैंक ट्रांसफर हुई थी वो उसमें डेफिनेटली होगा। जी और बहुत शुक्रिया आपने बहुत अच्छा आप पहले मुझसे परमिशन ले रहे थे फिर आप मैं बोला नहीं आप पहले सॉरी मैंने कहा शायद आप कहने लगे हैं कुछ क्वेश्चन है अच्छा मैंने कहा लिखा ना आप जी आप करें। बहुत शुक्रिया सर आपने बहुत अच्छा पढ़ दिया। बेसिकली मैं बात करूँगा डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से कि जो हमारा बेसिकली मेजर जो है ना मामला है इसमें यह है कि हम सारे मल्टीनेशनल या नेशनल कंपनीज के साथ काम करते हैं तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेटर भी दो ही हैं और सूरत ये है अब कि एक प्राल टीम या बिहार के जहन में ये है कि रियल टाइम इनवाइस जानी चाहिए। पीओएस में ये होता है कि वॉक इन स्टोर में कोई भी बंदा आया उसने अपनी चीज़ पसंद की उसके बाद उसने परचेज की पैसे दे के चला गया। अब ई इनवाइसिंग में B2B ये होगा कि हमारे पास 500 वाला भी कस्टमर है हमारे पास 5000 वाला भी है हमारे पास 5 लाख वाला भी है और ज़्यादातर ट्रेड जो है वो अनरजिस्टर्ड है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा बिजनेस जो है वो ऑन व्हील है हमारा प्री बुकिंग सारा जो है सिलसिला चलता है। आज मिसाल के तौर पर हमने बुकिंग करवाई है उसकी शाम को जो हमारी इनवॉइसेज हैं वो सिंक होंगी उसकी बिलिंग हो जाएगी। अभी तक जो हमें प्राल से पता चल रहा है कि ये जब सिंक होंगी बिल बनेंगे तो वो एफबीआर को चले जाएंगे जबकि स्टॉक अभी गया नहीं स्टॉक जाएगा सुबह जब सुबह स्टॉक जाएगा उसमें कोई पता नहीं आगे जाके उस एरिया में स्ट्राइक हो गई है उस एरिया में कोई और मसला बन गया वो बंद हो गया वो सारा वापस आ जाता है या पार्शल वापस आ जाता है। हम बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन हो तो 90% कंसीडर कर रहे होते हैं कि 90% जो है ना हमारी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। अब मेरा सवाल ये है कि जो 500 रुपये बिल वाला बंदा है अनरजिस्टर्ड है उसका माल वापस आ गया है उस बेचारे को क्या पता है कि डेबिट नोट कैसे डालना है। और दूसरा सवाल ये है कि देखिए
हम तो इस हवाले से रुक गए हैं कि एक छोटा छोटा दुकानदार है, उससे CNIC मांग रहे हैं। और CNIC मैं ये कह रहा हूँ कि जो डिस्ट्रीब्यूटर इस वक्त काम कर रहे हैं वो बड़ा बेचारे क्रूशल मामले में फंसे हुए हैं कि लोग नहीं देते उनको CNIC। अब हमने बहुत पहले कोशिश करके एजुकेट कर करके, हालांकि न पराल ने न BR ने हमें कोई एजुकेट नहीं किया, हम बात सुना दो। सवाल यह है कि हम उनको एजुकेट कर रहे हैं कि भाई आप ऐसा करें, आप जो है ना NDN ले लें, आपको जो 236H है वो 0.5 पे आ जाएगा, आपको 2.5% पे करना पड़ेगा। तो हम तो बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि जब ये इनवॉइसें जो है जितनी भी वापस आती हैं, उसके छोटे छोटे हम क्रेडिट नोट, मिसाल के तौर पर अपनी मैं बात करता हूँ, मेरी 700 या 800 डेली की इनवॉइस होती है, उसमें अगर 50 या 100 इनवॉइस वापस आ जाती है तो मैं कैसे उसको डेबिट करूँ? वो छोटे छोटे हो सकता है, कियोस्क वाले हों, छोटा सा दुकानदार हो, तो वो मेरे लिए तो ये बजाय इसके कि ये मसला मेरे लिए आसानी हो, मेरे लिए तो मसाइल पैदा हो जाएंगे, मैं इसको कैसे करूँ? तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद में भी आप लोगों की शायद मीटिंग हुई है, हमारे कुछ लोग थे उधर, तो वो मुझे काइंडली थोड़ा सा अगर आप समझा सकें, तो बाकी लोग भी बैठे हुए हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू। एक दफ़ा फिर चोई साहब माजरत। में भी हमारा एक सेशन हुआ डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन में, जितने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ लाहौर में भी, जो अभी आपने इस्लामाबाद की बात की पिछले वीक में, उससे मीटिंग मैंने इन्वाइट की है, और हमारे IR के साथ जो मैंने पहले कहा कि आप सिस्टम में जो फंक्शनलिटी ला रहे हैं वो विद इन वीक आ जाएगी कि आप अगर हमारी साहब ने इशू कर दी है और आपकी गुड्स रिटर्न हो गई है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं या उसको करेक्ट कर सकते हैं। करेक्शन भी ये है कि जैसे आपने कहा कि पार्शियल डिलीवर हो गई, पार्शियल रिटर्न हो गई, 10 आइटम की 5 जो रिटेलर ने ले ली, 5 आपको वापस कर दी, तो आप उसकी क्वान्टिटी 5 कर देंगे, उसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, सिस्टम एक्सेप्ट कर देगा। इसीलिए 72 आवर्स ये हमें आपकी जो एसोसिएशन है उन्हें भी सजेस्ट किया था कि आप इतना टाइम दें, वो करके 48 आवर्स कह रहे थे, तो हमने चेयरमैन साहब से ये जो उन्होंने कहा था कि 48 की बजाय आप 72 आवर्स रखें। आप 2 ऑप्शन शुरू में FBR इतना ही आप सिस्टम पे आए कि ये आपको तंग नहीं करेगा भाई, आप 2 ऑप्शन है, आप या तो जब गुड्स आपके डिलीवर हो जाए उस वक्त अपने सिस्टम से इनवॉइस इशू करें, या फिर दूसरा आपको थोड़ी सी पेन ये लेनी पड़ेगी कि अगर आपने इनवॉइस एडवांस में इशू कर दी है और गुड्स रिटर्न नहीं हुई तो फिर आपको वो इनवॉइस जो है कैंसिल करनी पड़ेगी। इसमें आगे एक फर्दर क्वेश्चन है। फर्दर क्वेश्चन ये है कि मिसाल के तौर पर हमें रिटर्न हो गई, वापस आ गया स्टॉक। सवाल ये है कि जब हम रात को इनवॉइसिंग कर रहे होंगे, कंपनी जो कहती है वो कहती है कि हमारी इनवॉइस जानी चाहिए मार्केट में, और FBR कहता है कि जो इनवॉइस डिजिटल कटी है, ई-इनवॉइसिंग कटी है, जिसके ऊपर लोगो है सारा, वो जानी चाहिए QR कोड के साथ। तो क्या ये दो इनवॉइसें मार्केट में मिल जाएंगी, या क्या उसका सीन क्या होगा, या जो कंपनी का सिस्टम है उसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, या वो भी जरा गाइडेंस करें। देखिए कंपनी इंटीग्रेट होना है मोस्टली FMCG है, वो ऑलरेडी कनेक्ट हो गई है। इस वक्त जो इंटीग्रेट हो गई है वो 10,000 के करीब जो बड़ी कंपनी सब इंटीग्रेट हो गई है सिस्टम में, एडवाइसिंग भी हो रही है, और वो इस वक्त तकरीबन इतनी ही पाइपलाइन में है जो इस वक्त इन प्रोसेस है कि ये इंटीग्रेशन अपनी करवा रही है, कभी प्रोसेसिंग में है, कंप्लीट कर रही है और उन्होंने वैक्सीन भी शुरू की। तो ये तो कंपनीज भी डेफिनेटली होगी, तो वो एडवाइस है, एडवाइस में जैसे पहले ट्रेंड निकलता है आपके सिस्टम से ट्रेंड निकलता है ना, बिल्कुल ऐसे उसमें तो ज़ाहिर FBR की एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है जैसे US में कि आप नीचे एक लोगो दे रहे हैं और एक इनवॉइस नंबर प्रिंट कर दें, फॉर्मेट वही रहेगा आपका इनवॉइस का, जो भी उस पर आपका डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आता है या कंपनी का नाम आता है उसी तरह रहेगा, ठीक है, पर्टिकुलर उसके वही रहेंगे, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा FBR का लोगो इसलिए या QR कोड इसलिए है कि ये पता चले कि आम एक कस्टमर या आपका रिटेलर या दूसरा जो वायर है वो इसको वेरीफाई कर सके कि वाकई ही FBR के सिस्टम से जनरेट हुई है और ये FBR को ट्रांसमिट हो गई है। तो ये QR कोड इसलिए है कि इसको वेरीफाई किया जा सके, वेरीफाई किया जा सके। थैंक यू सर। बहुत जी एक मिनट ज़रा, तो पहले उन्होंने हाथ उठाया तो जी सर।
तो फिर उसके बाद कुछ इन्वाइसेस होती हैं उनके वो सिस्टम जब सबमिट करते हैं तो हमारे पता चल जाए कि टैक्स चालू हो रहा है। हालांकि इन्वाइस में शो होता है वो कि फर्दर टैक्स चालू हुआ है, बट ये जो फ्लैश रजिस्टर है आपको नहीं आ रहा। क्या एक इन्वाइस जो 3 दफ़ा सेव हो गया, 3 दफ़ा नंबर लग गया, उसको वो नेटवर्क चीज से हम ड्रॉप कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। हाँ ठीक है, उसमें देखिए सिस्टम में थोड़ा सा आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा अपना सिस्टम। आप 3 रिक्वेस्ट आपके सिस्टम से गई है जिसकी एरियस की रिक्वेस्ट जनरेट होगी। अब इसमें ये है कि अभी हम ये नेक्स्ट वीक में जो हमारी चेंज आ रही है उसमें ये है कि आप अपना एडवाइस नंबर भी चेंज करें, ठीक है। अब जब आपका अपना एडवाइस नंबर होगा, सेम एडवाइस नंबर, सेम सप्लायर, सेम बायर, सेम अमाउंट, सेम क्वांटिटी, तो हमारे लिए आसानी होगी कि हम उसको कर सकें। इस वक्त तीनों एडवाइस अगर आप जो कह रहे हैं कि बायर भी सेम है, क्वांटिटी भी सेम है, आइटम भी सेम है, लेकिन नहीं एफआईआर का एडवाइस नंबर सेम नहीं होगा। एफआईआर के 3 नंबर लगे होंगे क्योंकि 3 रिक्वेस्ट गई हैं आपकी तरफ से और 3 डिफरेंट नंबर लगे, तो फिर आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। हम सब सिस्टम ये समझते हैं कि तीनों डिफरेंट है। जब आपका एडवाइस नंबर भी होगा, बिल्कुल है सर इन्वाइस नंबर, एक ही इन्वाइस नंबर है। नहीं ये पीओएस की बात कर रहे हैं डिटेल डिजिटल इन्वाइस नंबर, ठीक है, नहीं उसमें तो अभी एडवाइस नंबर की फील्ड नहीं हुई है। आप जो आपका अपना एडवाइस नंबर है, एफआईआर का एडवाइस नंबर तो हम दे रहे हैं। सर हमारा जो अपना सिस्टम है वो तो इन्वाइस जनरेट कर रहा है, वो अपना सीक्वेंस नंबर लगा रहा है। जी सबमिट करेंगे तो एफआईआर का नंबर उसका लगेगा ना, जी दोनों को देने में आएगा बारकोड जो है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो मेरी एक ही इन्वाइस है, वो 3 दफ़ा सेव कर रहा है। हमारे पास आ रहे हैं ऐसे, तो ये कि आप हमारे पास आ जाए तो डीलिंग का ऑप्शन होता है। बहुत सारे लोग आते हैं ना, हम उनको कर देते हैं, उसको डिलीट कर वॉइस को डिलीट कर देते हैं। आप एप्लीकेशन से कर देते हैं, फिर आप ये बाद में जैसे सर बता रहे हैं वो आ जाएगा तो वो सिस्टम खुद से देख लेगा कि सारे पर्टिकुलर सेम है, आपकी एडवाइस भी सेम है, बेशक एफआईआर के 3 नंबर लगे हुए हैं तो वो एक एडवाइस कंसीडर करेगा, बाकी 2 कैंसिल कंसीडर हो जाएगी सिस्टम की। मेरा ये सवाल था, मेरे डीलर्स हैं, मेरी मेरे डीलर्स हैं, जब वो सामान देखते हैं हर मंथ वो सामान चलाएंगे। अब हमारा रूटीन ये होती है कि बंदा 3-4 माह घर बन रहा है, सामान लग रहा है, एट द एंड जब वो कंप्लीशन होता है वो आगे जो सामान बचा हुआ होता है वो वापस कर देता है। अब वो डिस्काउंट भी नहीं है, एक आम छोटा सा घर बना रहा है 3 महीने का 2 महीने का, हमने उसको वो सामान दिया हुआ है, घर वो कंप्लीट हुआ है, बाकी सामान उसने खोलने में डाला, वो ला के हमने अपना डीलर को दुकानदार को वापस कर दिया, फिर ये मेरा सामान बाकी है, मुझे अब जरूरत नहीं। अब वो मेरा जो शॉपकीपर है वो उसका क्या करेगा अपनी हिमायत। उसके लिए इस वक्त पहले भी मैंने बताया रहा यही है कि शॉपकीपर अगर रजिस्टर्ड है, सेल टैक्स फाइल करता है, वो सेल टैक्स नहीं कर रहा, वो इनकम टैक्स नहीं करता, देखिए वो सेल टैक्स की अगर सेल टैक्स है, देखिए अगर सेल टैक्स है रजिस्टर्ड है, सेल टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो फिर वो एक एप्लीकेशन देगा। अगर वो 2 माह 3 माह बाद आता है कमिश्नर को कि ये मैं गुड्स जो मैंने आज से 3 माह पहले सेल की थी ये रिटर्न हो गई, फिर उस पर रूल दे देगा, क्रेडिट होगा। क्योंकि इस वक्त के बाद एक छोटा सा दुकानदार है वो इसको कैसे अडॉप्ट करेगा। छोटा दुकानदार तो पहली बार से सब टैक्स है। बात ये है कि हमें इंटीग्रेट करना है तो कुछ हद वाली बात नहीं है, नए जमाने के नए स्कूल हमें ऑप्ट करने हैं। ये सारा जो मामला किया गया है डिजिटल
ये रोका गया है जो हमें 30 तारीख को और 15 तारीख को जो सेल टैक्स के दरमियान में 15 दिन थे ना, उसमें जो सोच थी लोगों की कि जी हम महीना ख़त्म होगा उसके बाद हम इनवाइसेस बाजार से खरीदेंगे, अपने हिसाब से डालेंगे, हम उनको डेफिनेटली जो बिजनेसमैन है, मैन्युफैक्चरर है, वो भी गलत रास्ता चूज़ करता है कोई ना कोई, जिसकी वजह से इस्लामाबाद हमें इस सख्ती पे उतरता है कि वो इस तरह की सख्ती की जाए। अगर वो 15 दिन को कम करके 6, 7, 8 दिन रह जाते या 3 दिन रह जाते या 2 दिन रह जाते तो मैं समझता हूँ कि ये डिजिटल इनवाइस की ज़रूरत भी नहीं पड़नी। ये वो जो 15 दिन का काम था ना कि अगले 15 दिन बाद आपने अपनी इनवाइसेस जो है वो अपना रिटर्न करनी है। अगर आप सादी इनवाइस भी मेरा ख्याल रखते हैं ना और रिटर्न जो है वो 1-2 दिन बाद आप जमा मंथली करा देते तो ये बहुत लंबा काम जो है मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक कम हो रहा था मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक एज ए मैन्युफैक्चरर। मतलब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने। ज़ाहिर है फेक फ्लाइंग इनवाइसेस हैं, वो बिजनेस कम्युनिटी ज़ाहिर है सारी मोस्टली ऑनेस्टली अपनी रिटर्न भी फाइल करते हैं, डिक्लेरेशन देते हैं सेल्स की भी और इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कुछ लोग फिर इसको सिस्टम को मिसयूज़ भी करते हैं और जो फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस की वजह से मिलियंस के लॉसेस होते हैं। आप उनको ब्लॉक करने के लिए अदालत ने कहा वो ठीक है, आपने देखा होगा कि पहले ऐसा होती नहीं था, ऐसा होती आया इसी वजह से आया। तो अब अगर ये जो आप बात कर रहे हैं ना इसको ओपन कर दिया जाए कि जी हर एक तो फिर उसमें भी फिर यही होगा कि रास्ता एक खुल जाएगा, जिस वक्त मर्जी उसने सेल शो की फिर उसको टर्न कर दिया, तो ये कोई ना कोई तो मैकेनिज्म अडॉप्ट करना पड़ेगा। हम इसीलिए यहाँ पे हैं कि जी ये जो बिजनेस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन हो, जो उनको कोई हार्डल्स होंगी सिस्टम को ऑफ करने में, तो हम ऊपर हायर अथॉरिटीज़ को पहुँचा सके, पॉलिसी विंग जो FBR के उनके साथ डिस्कस करें, फिर वो ज़ाहिर इसका कोई ना कोई वे और निकलेगा। ये जो मैंने जैसे पहले बताया कि सेल्स रिटर्न और कलेक्शन का ये पहले नहीं था, अब हमने वो चेयरमैन साहब से डिस्कस किया, उनका ये फीचर होना चाहिए, तो वो भी ज़ाहिर है हमारे पास रिकॉर्ड में तो रहेगा कि ये एडवाइस आ रही थी आप कैंसिल हो गई है, तो एक सर्टेन टाइम तक ये वो इनवाइस को कैंसिल कर सकते हैं। ये ज़ाहिर है अब थोड़ा सा हमें टेक्नोलॉजी को ऑफ करके चलना पड़ेगा, इसमें आप लोगों को भी फायदा है। फैसिलिटेशन भी है जो पहले आप मैनुअली एंटर कर देते आप सिस्टम के साथ। आप उसमें कैटेगरी बना सकते हैं छोटे कि इस लेवल तक की जो 2-3 लाख तक की सेल जो है 1 लाख 1.5 लाख की उसको आप उसमें ना प्रोविजन दे दें तो इतने में इसको चेंज कर सकें ताकि ये ज़्यादा व्यवसायी जो इतने पैसों वाले हैं इतनी इनवाइस वाले हैं उनके ज़्यादा व्यवसायी जो बड़े इनवाइस वाले हैं उनके व्यवसायी नहीं है, हम आपसे इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें ये भी एक आप ला सकते हैं कि आप इसको 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख प्रोविजन दे दें। छोटे दुकानदार हैं, रिटेलर हैं, शॉपकीपर हैं, जैसे जाके 4 साल वो ये जी सर, जी सर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से मैं मज़ीद उसमें बात करना चाहूँगा। इन्वेस्टिंग आपने की है, सिस्टम कोऑपरेट किया है, इसमें कोई शक नहीं कि आप बेहतरीन तरफ जा रहे हैं, मगर मेरे ख्याल से इसको आपको स्टेप बाई स्टेप करना चाहिए था। प्रोटेक्शन लेवल देखें, हमें जो कंपनी जो भी स्टॉक देती है वो तो हमें आ जाता है और सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है हमारी, ये हो ही नहीं सकता कि हम एक भी इनवाइस जो है किसी को मतलब उसको ना करें, क्योंकि वो आपका H1 में स्टॉक कम्युनिटी सारी मेंटेन हो गई है HS कोड वाइज। अब प्रॉब्लम क्या आएगी डिस्ट्रीब्यूशन को, जो मेन आएगी प्रॉब्लम कि जो भी नॉन फाइलर है हमारा, जिसको हम 236H की 2.5% ले रहे हैं, या जो अनरजिस्टर्ड है जिसको हम 4% फर्दर टैक्स पेनल्टी ले रहे हैं, वो छोटा जो दुकानदार है वो हमसे माल लेना बंद कर देगा, वो चला जाएगा होलसेल के पास। अब हम एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, हम आपकी तरफ से एक जो ना वो कलेक्टर भी हैं। वो अब देखें, अब जो होलसेलर है उसके ऊपर तो लागू नहीं होता कि उसने 4% की पेनल्टी आगे से लेनी है। अगर वो सेल टैक्स रजिस्टर्ड है उसने तो ID कार्ड के सीरियल आपको नहीं देने के मैंने किस को बेचा है, डिस्ट्रीब्यूटर तो आपको प्रोवाइड कर रहा है जो छोटा जो दुकानदार है। मेरा ख्याल है कि आपको ये प्रोडक्शन लेवल पे आना चाहिए था, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे अभी थोड़ा सा इसको आपको स्टे करना चाहिए था। ये जो हमने बड़ी मुश्किल से एक दुकानदार को एक मुतमिन किया कि आपको सीने से इनवाइस आ रही है, अब जब ऊपर FBR का मोनो आएगा बहुत सारे छोटे दुकानदार वो देख के डर जाएंगे।
अभी ऐसे मैं तो 50% दुकानदार ऐसे होंगे जिन्हें हम स्टॉक दे रहे हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि आईडी कार्ड नंबर ये क्यों लिखा हुआ है। डाटा हम आपको दे रहे हैं कि ये बंदा माल दे रहा है। जब वो एक एफबीआर का मोनो देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, तो वो सीधा होलसेलर के पास जाएंगे, जाके वहां से परचेजिंग शुरू कर देंगे। तो वो आपके पास जो डाटा जा रहा है कि नाम फाइल कौन ले रहा है, किसको आपने फाइनल करना है, किसको नहीं करना, तो वो तो आपके पास डाटा नहीं जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो कंपनी जो आपको परचेज जो बिल्कुल एक्यूरेट दे रही है, 6000 7000 इनवॉइस दे रही है पूरी एनएससी पे, उनको आपको डिफर इनवॉइस पे भी नहीं लेके आना चाहिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को आप जो है ना नाम फाइल से फाइल कर सकें। बहुत शुक्रिया। आपकी बात देखी जाए तो सब सुन ही रहे, तो अभी तो सिस्टम में बात हो रहा है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें जैसे आपकी सजेशन है, इनकी सजेशन है, अभी ये जो चेंज रिटर्न की बात हो रही है, सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रहा है। अभी तो आहिस्ता हो जाएगा। वसीम साहब, यहाँ इसलिए रहेंगे। वसीम साहब एक मिनट, वसीम साहब होगा। वसीम साहब, थैंक यू प्रेसिडेंट साहब। सर मेरा नाम वसीम नज़ीर है, मैं पाकिस्तान सिलिकॉन हरियाणा को एज ए चेयरमैन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सर हमेशा की तरह हमारा इशू वही है कि सर साहब हमारा कस्टमर रजिस्टर्ड नहीं है, हमने सेलें किसको डालनी है। उसकी आपने कैटेगरी तो बता दी थी, आप कह रहे कि हम हर बंदे को, हर ट्रेडर को, हर दुकानदार को रजिस्टर नहीं कर सकते, उसकी कैटेगरी है। कोई आपने कोई बिल की कैटेगरी एक्टिविटी बिल उसका इतना होना चाहिए, फिर वो जिस इम्प्लीमेंट होता है उसके ऊपर POS या उसकी दुकान का साइज इतना होना चाहिए, इतना स्क्वायर फुट की हो तो फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। सर मेरा रिक्वेस्ट ये है कि हमारी भी कॉटन इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में भी कोई कैटेगरी कर दें, सारी इंडस्ट्री को भी इसमें इन्वॉल्व ना करें, उसमें भी कैटेगरी कर दें, ताकि छोटी इंडस्ट्री, छोटे दुकानदार से वो आपस में सेल परचेज तो कर सके। तो अगर आप इंडस्ट्री पे पूरी पे वो आप फोकस करें, पूरी इंडस्ट्री को POS पे लाया जाए, तो फिर दुकानदार सबको उनको भी सबको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ उसको ख़त्म कर दें या उसी तरफ आ जाए, दोनों में एक चूज कर दें। शेख साहब से साहब से मीटिंग हो रही है, ये मसला खुद ही बता रही है। मैंने सर को कहा था कि आप मुझे हाजी साहब को भी कहा, डॉक्टर साहब बैठेगा मुझे तो सेंटर रख लें, मीटिंग से आगे फीस पे हमने आपका काम कर देना था। सर तो POS डिफरेंट चीज़ है और ये डिजिटल इनवॉइसिंग बिल्कुल डिफरेंट है। इस पे हम 3 महीने पहले भी हमारी यही इसी जगह पे मीटिंग भी हुई। तो जो POS है वो Tier 1 टेलर सेक्शन 2 सबसेक्शन 43 उसमें फॉल करता है। छोटा दुकानदार नहीं आता और जिसकी 1000 स्क्वायर फीट वाली वो खत्म हो गई है, किसी वक्त भी अब नहीं है। सर मैं भी ये रिक्वेस्ट कर छोटे इंडस्ट्रीज को भी एग्जाम्प्ट कर देना। तो इसलिए ऑलरेडी इसमें वो लोग फॉल नहीं करते, छोटा दुकानदार ने आने नहीं है उसमें। Tier 1 टेलर की डेफिनेशन है वो POS उस पे लागू है, ठीक है। इनकम टैक्स जैसे आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी, वो इनकम टैक्स डिफरेंट चीज़ है। जैसे पहले आप उनको की बात हो रही थी, मैं सर आपकी इजाज़त से एक चीज़ गुजरा वाला के लिए एप्रिसिएशन की बात करना चाहता हूँ। तो जाहिर ऐसे ही लग रहा है कि शायद ये बड़ा टैक्स डिफाइंड सिटी है। मैंने एक डेटा निकाला, FBR से लिया डेटा, POS की इंटीग्रेशन। एक पहली जो अच्छी चीज़ थी, अब गुजरा वाला में सर 1050 लोग ऐसे हैं जो POS में इंटीग्रेटेड हैं, 1050। इस महीने सिर्फ 60 लोग इंटीग्रेट हो चुके हैं और वॉलंटरली ₹1 की पेनल्टी उन पे ली है। नंबर 1, इसका मतलब है कंप्लायंस लेवल बहुत ज़्यादा और उनको डर नहीं है। नंबर 2 से डेटा मैंने देखा, फैसलाबाद, पिंडी, इस्लामाबाद, गुजरावाला से बड़े सिटी, मुल्तान बड़ा सिटी है। गुजरावाला इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नंबर 3 है POS इंटीग्रेशन। साहब माशाल्लाह साल से हैं, इनको भी मुबारकबाद देता हूँ, सारे सदूर को मुबारकबाद देता हूँ कि एक बंदे ने आज तक मुझे फ़ोन करके नहीं कहा कि हम इंटीग्रेट नहीं होते। नेवर एवर इन लाइफ इन्होंने मुझे फ़ोन किया, डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया, हाजी साहब ने फ़ोन किया, टैक्स हाजी साहब ने कहा मैं नहीं देना। 1050 लोग और आज शादी हाल वाली बात है, मुझसे आप लिस्ट लें, किसी शादी हाल ने नहीं कहा कि हम इंटीग्रेट करें। उन्होंने कहा कि जो रसीद वहाँ से निकाल दिया, निकाल दें, हमें क्या मसला। तो ये मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आप लोगों, आप जरूर इस चीज़ को प्रोजेक्ट करें कि यू आर नंबर 3 इन द होल ऑफ पाकिस्तान हु हैव एक्चुअली इंटीग्रेटेड इनटू द POS सिस्टम। अच्छा, अक्सर जो हाजी साहब है ना वो टैक्स नहीं देते, तो आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा जब आप इस मुल्क के हाजियों से टैक्स इकट्ठा करना शुरू करेंगे।
एक्सेल इनवॉइस की ऑप्शन तमाम सर्विस को B2B जो बिजनेस टू बिजनेस करते हैं, बिजनेस टू कस्टमर तो वो आएंगे, POS में आएंगे ना, वो भी और वो यूजर गलतियां भी कर रहा होगा, उसी और ठीक भी अपनी गलतियों को कर रहा होगा। ऐसे सूत्र क्या भी है विद द IRS के वो ये सारी डील कर रही देखिए इंडिया क्लाउड तो नहीं जा रहा ऑन प्रीमिसेस ही है, एक बहुत बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट डाटा सेंटर विद 2-3 मंथ्स में वो फंक्शन होगा। वो वर्ल्ड बैंक की पढ़ने के वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाटा है। वो आपकी बात ठीक है। इस वक्त हमें दो देखिए चैलेंज आ रहे हैं। इस वक्त हम पिछले साल से 4 लाख आ गए हैं रिटर्न में, वो डेली 1 लाख और ये आगे जो 4-5 दिन है बहुत ज़्यादा लोग आएगा कि हमें कंट्री वाइड एक नेट जो इशू आ रहा है। आपको पता है कि जो फाइबर ऑप्टिक की केबल भी हम करते हैं जिसकी वजह से पूरा जो हर टैक्स पे कोई इफेक्ट आता है। वो भी इशू है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि सिस्टम ऑपरेट करने के और टैक्स को कोई तो ये इसको आप जी इकराम साहब लास्ट क्वेश्चन। तो उसकी हमें जो इनवाइस है वो हमें कोई अगर सबमिट कर देता है तो इनवाइस मैनेजमेंट में हमें शो हो रही होती है, पता चल जाता है हमारे पास क्या इनपुट आ रहा है। लेकिन जो हमारी इंपोर्ट होती है उसका इनपुट हमारा मंथ एंड के बाद जब रिटर्न करते हैं तो उसमें हम उसको सही करते हैं। तो क्या इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो हमारी इंपोर्ट हो रही होगी GD वाइज जो क्लियर हो रहे होंगे वो हमारे जो सेंटेक्स के लेजर जैसे IRS के अंदर बनना शुरू हो रहे हैं सेम टाइम रियल टाइम? क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना तो हम समटाइम हम इनवाइस इशू कर देंगे, उस डेट पे हमारे पास इनपुट नहीं होगा, वो बाद में FBR का और हमारा वो इशू होगा कि इस डेट पे आपके पास इनपुट नहीं था तो आपने इनवाइस इशू कर दी, इनपुट आपको इसमें बाद में आया तो आप उसका इनपुट ले। देखिए वो लॉटरी की प्रैक्टिस यही होती है कि आपके पास रिपोर्ट आई हुई है तो आप उसी के लिए अपने सेल कर रहे हैं। तो आपकी सजेशन अच्छी है, हम इसको ले आते हैं कि आपको जहाँ पे इनवॉइसेस की विजिबिलिटी है तो वहाँ पे आपकी इनपुट की भी विजिबिलिटी हो जाए, तो उसी पे आपको एक डैशबोर्ड पे मिल जाए कि आपकी ये रिपोर्ट्स हैं GD जैसे जैसे वो वीबॉक्स से क्लियर होगी तो आपको यहाँ पे नजर आनी शुरू होगी। लास्ट वाले एक प्रॉब्लम सर ये है कि जिन्होंने इंटीग्रेट करवा लिया है और उन्होंने इंटीग्रेटेड इनवॉइसेस इशू कर दी हैं, रात को आपने डेट बढ़ा दी 15 अक्टूबर तक चलेगी आप पोर्टल के लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए, तो क्या वो उन इनवॉइसों को वहाँ पे छोड़ दें और अगले महीने में 1.5 महीना मैनुअल इनवॉइस इशू करते रहें, और अगर वो इनवॉइसेस वहाँ पे पड़ी हुई हैं तो उसको डिलीशन का भी हमें दे दें कि डिलीट करवा दें। सर्टिफिकेट देंगे, अवार्ड देंगे उसके लिए आप उससे माशाल्लाह पहले करेंगे उसको तक कंटिन्यू करें। आप ये हमारी तरबियत आपकी भी तरबियत है कि 15 दिन के बाद तो अपने करना है सब ठीक है और आप हमारी रोल मॉडल है, इस तरह आपने पहले कर दिया तो ये तो अच्छी बात है। नहीं मैसेज इशू जिन्होंने करते हैं और जो कमर्शियल इंपोर्टर हैं या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, अब 15 को जब आप ले गए हैं तो क्या उसी को कंटिन्यू करें अपने को या वो डिलीशन का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा? उसी को कंटिन्यू करें, आपका बिजनेस चलना शुरू हो गया, बच्चे ट्रेन हो जाएंगे जो यूज कर रहे हैं अगले महीने में करने का। तो एक आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट, आपने अभी जो बातों में कहा कि जी काउंटर की आपको जरूरत नहीं होगी, लेकिन जब नुमान साहब ने आपको सवाल किया कि एक इनवाइस जब 3 दफ़ा आप इनकॉर्पोरेट कर देंगे फिर आपको एप्लीकेशन देने के लिए आपके पास आएंगे कि जिसको 2 को डिलीट कर दें, तो ये क्या ओनर आएगा या अकाउंटेंट आएगा आपके पास? बच्चे सारे ट्रेंड आजकल ये मोबाइल है, आईफोन, आपने हर किस्म की टिकटॉक है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि FPR वाले इस बात पे एकदम जुलाई से ही ऐसा हो रहा है, 3-4 दफा चीफ साहब भी आए हैं, आपके दूसरे
वो एम्फसिस आपका इस बात पे है कि अकाउंटेंट की जरूरत नहीं रही। जब आप ये कहते हैं तो आप तो सीधी हमारा तो ख्याल ये है कि पीओएस जब लगेगा तो हर बंदे को एक अकाउंटेंट चाहिए होगा, और आप कह रहे हैं कि अकाउंटेंट की जरूरत खत्म हो जाएगी। सर मान लीजिए अभी ये जो अभी डुप्लीकेट इनवॉइसेस को आपको करेक्ट कराने के लिए ना एक हफ्ते बाद अकाउंटेंट की जरूरत नहीं होगी, नहीं आना पड़ेगा। मैंने जब पहले बताया कि सिस्टम में आप ये फंक्शनलिटी अवेलेबल कर रहे हैं कि आपके डुप्लीकेट इनवॉइस होगी तो वो सिस्टम खुद से ही उसको कैंसिल कर देगा। सर 72 घंटे आप कह रहे हैं ना कि इनवॉइस इशू किया, 72 घंटे हम आपको इंटरनल पीरियड देंगे। अब 72 घंटे में फर्ज करें मैं आप तो चाहे 3 महीने के लिए छापे भी ना मारे और गाड़ियां भी ना पकड़े, लेकिन ये है कि जब मैंने इनवॉइस इशू नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा, वो मारेंगे। जब आप 72 घंटे देंगे तो मैं प्रोविजनल इनवॉइस इशू करूंगा। वो प्रोविजनल इनवॉइस मेरी गाड़ी के साथ जाएगी, उसके ऊपर अब लोगो नहीं होगा, ना एफपीआर का ना इंटीग्रेशन का। वो जो 72 घंटे आप दे रहे हैं वो हमें कब तक मिलते रहेंगे? वो अब ई बिल्टी का एक सिस्टम आएगा, जब तक वो नहीं आता तब तक आपको नहीं मिलते रहेगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया पैराउल की टीम का, शुक्रिया खुशी साहब का, शुक्रिया नईम साहब का, शुक्रिया बिजनेस कम्युनिटी को। शुक्रिया, बड़ा हेल्थी डिस्कशन हमारी हुई है, हमारी रिकमेंडेशन भी आपने लिख ली है, तो इंशाल्लाह 2 रुपये का मामला हुआ बिजनेस कम्युनिटी के लिए इंशाल्लाह करेंगे।